पहली बात तो राजीव जी, रामदास आठवले की ही बात से शुरू करें। रामदास आठवले को कोई कभी गंभीरता से नहीं लेता है। मतलब वो उलझुल बातें करने के, वो जब कभी हम लोगों का मनोरंजन कब होता था, मूड तो उनके पास पहुंच जाते थे, और कुछ कुछ वो हमारा ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी वो कई बार वो करते ही थे वो। लेकिन अब रामदास आठवले नहीं है, वो केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं, भारत सरकार के एक मंत्री हैं। एक जिम्मेदार मंत्री को इस ढंग की भाषा बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा, थोड़ी तो गंभीरता लानी पड़ेगी, नहीं तो आपके मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई सरकार का मंत्री कहे कि साहब हम भी जवाब देना जानते हैं या हम भी दादागिरी कर सकते हैं, तो आप दादागिरी करो ना, फिर मंत्री पद छोड़ो, फिर सरकार में क्यों बैठे हो, आ जाओ आराम से अपना रिपब्लिकन जो भी तुम्हारा बचा खुचा जो कुछ लोग हैं, जिसके नाम पे बार्गेनिंग करके कभी सांसद बन जाते हो, कभी मंत्री बन जाते हो, तो वो काम करो ना आकर। तो एक तो वो बात है, वो गलत बात है, बहुत गलत बात है, निंदनीय है उनका बयान वो। अब रहा सवाल ये जो महाराष्ट्र की राजनीति का है, ये पूरा का पूरा मामला उलझ गया लगता है, फंस गया लगता है। क्योंकि देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछली बार सरकार बनवाई थी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, सुबह सुबह एकदम भोर में 3-4 बजे के आसपास राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई थी, और वो उनका ऑपरेशन फेल कर गया था, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से ही भाजपा के सीने में सांप लौटता ही रहता था लगातार, और वो लोग इस प्रयास पे लगातार लगे रहे कि कब उसका सबक सिखाना है, कब इनसे बदला लेना है, कब उनको देना है, साथ देना है। ये काम देखिए, कर्नाटका में भी इन्होंने इसी तरह से किया था। कर्नाटका में भी जब पहले सरकार बन गई थी, विपक्ष की सरकार बन गई थी, तो उस समय तक तो वो फेल कर गए थे, लेकिन बाद में धीरे 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 करके जब एक ऐसा समय आया जब सरकार और मुख्यमंत्री आश्वस्त होकर के निर्विकार भाव से काम कर रहे थे, तब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और वो सरकार गिर गई। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया कि 2.5 साल तक तो इंतजार किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब लगा कि अब थोड़ा मामला पकड़ रहा है, तूल पकड़ रहा है, तो उन्होंने पर्दे के पीछे से ऑपरेशन शुरू किया। और हमारे जो भक्त मीडिया, गोदी मीडिया जो भी कहिएगा, उन्होंने तो ऑपरेशन लोटस बकायदे लिखना शुरू कर दिया, सब जगह एकदम ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। अब जब से बीजेपी थोड़ा सा किनारे हो रही है, तो अब पता नहीं हमारे मीडिया के, मैं तो टीवी चैनल देखता नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं अब वो लोग क्या इसको कह रहे हैं, मालूम नहीं है। तो एक तो बात यह है। अच्छा, दूसरा यह है कि सीधी सी बात, अगर भाजपा इस खेल में नहीं है, तो फिर वो सूरत क्यों गए, सूरत से फिर गुवाहाटी क्यों गए, गुवाहाटी क्या असम की बाढ़ देखने गए थे क्या, वहां टूरिज्म करने गए थे कि बाढ़ बहुत आई है, चलो इस बार देखें जरा वहां का क्या हाल है, तो ऐसा तो नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा इस समय देश में सबसे बड़े खरीदार विधायकों के वही माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्यों में सरकारें बदली हैं, जितने विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, उसके थोक सौदागर हेमंत बिस्व शर्मा उभर करके आए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी पनाह में गए। और सबसे बड़ी बात कि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं कि हाँ, लोग उनका बयान दूसरा है, और क्या ये लोग करते हैं, कैसे करते हैं, शर्म भी नहीं आती है, कभी आईना में अपनी तस्वीर भी नहीं देखते होंगे। पहले कहा उन्होंने कि साहब इससे हमारा अगर फायदा हो रहा है, हमारी तो इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लोग आकर के होटल में हमारे रह रहे हैं, और इतना पैसा, एक एक कमरे जो है उसका बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का कितने कितने खर्च हो रहा है, कुल मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो 6 दिन का कितना हो जाएगा, ये अलग एक हिसाब हो जाएगा। इसका भुगतान कौन कर रहा है, ये भी देखने और सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास पर्याप्त बहुमत है, 2/3 सदस्य उनके पास हैं। देखिए, लगातार बातें कही जा रही है मीडिया के जरिए, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि 40 हो गए, तो कभी रोज होता है कि 3 विधायक और चले गए, 2 विधायक और चले गए। अब सब चले ही गए तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन बैठे हुए। तो अगर आपके पास 37 हैं या 40 हैं, तो आपको जाकर के सीधे सीधे राजभवन में जाना चाहिए कि साहब हम आए हैं, देखो हमारे साथ 40 विधायक हैं, 2/3 बहुमत हमारे पास है, हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ने समर्थन वापस नहीं लिया, मंत्री पद नहीं छोड़ा है, समर्थन वापस सरकार से उन्होंने लिया नहीं, और ये भी नहीं कहा कि हमारा एक अलग गुट बन गया है और हम इसके नेता हैं, ये भी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक पत्र लिखा कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, तो उसके लिखने से उसका तो मतलब नहीं होता है, या अविश्वास के रूप में
जैसा अभी राजेश बता रहे थे, तो अविश्वास का प्रस्ताव तो उपाध्यक्ष ने फौरी तौर पर रद्द कर दिया, क्योंकि उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, उसका कोई ये विधान में नहीं है वो, तो उसको तो उन्होंने रद्द कर दिया, उसमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे के गुट को सबसे बड़ी ताकत उस दिन मिल गई जिस दिन उपाध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया और अजय चौधरी को वहां नेता घोषित कर दिया। तो अब तो जाहिर सी बात है कि वो फैसले करेंगे, वो जब वो नोटिफाइड हो गया तो फिर उनका होगा। तो मुख्य बात यही है, हमको लग रहा कहीं ना कहीं भाजपा भी जो है थोड़ा सा डरी हुई है, क्योंकि ये कहावत है ना कि दूध का जला छाछ खोई बहुत फूंक फूंक करके पीता है। उसको लगता है कि एक बार तो भोर में बहुत गजब का सूरज उग गया था, तो उसको देखते हुए अगर इस बार भी हमारे हाथ जल जाए तो थोड़ा बच के रहना चाहिए रे बाबा। तो जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि आपका पाला जो है वो कुमार स्वामी और देवगौड़ा की पार्टी से नहीं, या कमलनाथ की कांग्रेस से नहीं, आपका पाला पड़ा है उद्धव ठाकरे, बाल साहब ठाकरे की शिवसेना के शिव सैनिकों से पाला पड़ा है। अब वहां के विधायक कह रहे हैं, जो वहां जाके छिपे हुए बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमको डर लग रहा है, हम बंबई जाएंगे तो हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। भाई जब जान से डरते हो तो जोखिम क्यों मोल लेते हो यार, फिर तो बैठो आराम से यहाँ। लेकिन वो भी नहीं है, तो मुश्किल वाली बात है। अच्छा, एकनाथ शिंदे के बारे में हमारे मिश्रा जी ज्यादा बता पाएंगे। हमने जो सुना है या कहीं पढ़ा है मैंने, वो इतने लोकप्रिय नेता हैं, इतना कार्यकुशल मंत्री हैं, वो अपने गांव में एक अस्पताल और एक स्कूल तक नहीं बनवा सके। अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए हेलीपैड तो उन्होंने बनवा लिया उस गांव, लेकिन स्कूल और अस्पताल आज तक वो नहीं बनवा पाए। इतने लोकप्रिय विधायक और इतने लोकप्रिय नेता है अपने इलाके के, वो ठाणे जिले को हम भी जानते हैं। जब हम तो उस समय गए थे 82 में, जब दत्ता सामंत भाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय हम वहां घूम करके आए थे, उस समय जानते हैं। अभी भी जब जाना आना होता तो जानते ही रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मुश्किल ये है कि अब ये विधायक अगर अपने क्षेत्रों में जाएंगे तब क्या होगा। अभी क्षेत्र बंबई आएंगे तभी हो जाएगा। अब शिव सैनिक तो हमने सुना कि गुवाहाटी तक पहुंच गए थे, वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कहा वापस आओ, चलो बंबई चलो। तो अगर आपके पास बहुमत है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं राजीव की दाल में कुछ काला है। अगर आपके पास 37 या 40 हो गए तो फिर लेके आइए, फिर क्या दिक्कत है, फिर लेके आ जाइए और बीजेपी से आकर के कर लीजिए। अब उन्होंने शर्तें क्या लगानी शुरू कर दी कि ठीक है साहब, वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे तो हम वापस आ सकते हैं। 1 मिनट के लिए इन्होंने अंदरूनी की बातें हैं कि इन्होंने कह दिया गया ठीक है भाई आ जाइए आप, चलिए हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन अलग हो जाएंगे तो सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो देवेंद्र फडणवीस बनाएंगे। तो भैया तुम कहां गए? और अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे भी उस सरकार में रहेंगे तो जाहिर सी बात है शिंदे तुम तो यार तीसरे चौथे नंबर पे ही रहोगे, तो कोई बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, उसके अलावे अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग होकर के नहीं बनता है, सिर्फ शिवसेना का जो इनका गुट है, अगर इनके गुट में बहुमत हो जाता है 37 से ऊपर का और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है, तब भी होता है कि तब भी ये देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी ये नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसमें मामला फंसा हुआ है। इन लोगों के अंदर भी जो अंतर्विरोध इतना अधिक बढ़ गए हैं। एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि अच्छा अगर फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना है तो हम ये सब करने की हमको क्या जरूरत थी? भाई इतना सब किया तो इसीलिए ना कि हमारे नेतृत्व में सरकार बने, हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनका नाम कहीं से भी बन नहीं पा रहा है, न तो भाजपा वाले ऑफर कर पा रहे हैं और न उद्धव ठाकरे के यहाँ कुछ बात बन पा रही है। तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि वो दुबे जी गए चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौट के आए। तो अभी की हालत में तो यही हाल है। अब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, भाजपा को बदला तो लेना है। उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से चाहते हैं कि उनको एकदम उनकी मट्टी पलीत कर दें, लेकिन ये भी सोचते हैं कि जिस तरह से पिछली बार भत पीटी थी, इस बार भी अगर भत पीट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, गुजरात भी जाएगा हाथ से और 2024 पर भी लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए उनके दिमाग में ये भी इस बात का डर भी सता रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के स्थितियां ऐसी ही हैं। और संगठन पे तो देखिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत बात जो कर रहे हैं लोग, जब राज ठाकरे कुछ नहीं कर सके तो शिंदे जैसे लोगों के क्या औकात है। राज ठाकरे तो उनके भतीजे थे और बहुत बढ़िया ओजस्वी वक्ता थे और उनको बाला साहब ठाकरे की कॉपी माना जाता था। उनकी जब कुछ नहीं दाल गली, वो सब बेचारे पैदा होकर के आज बीजेपी की बी टीम सी टीम बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या है?
इसलिए वो जो स्थिति है पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे शिव सैनिक जो है भावनात्मक रूप से बाला साहब ठाकरे और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के साथ हैं जुड़े हुए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई चुनाव होगा, हमको लग रहा है कि जब विधानमंडल में आकर के जब कुछ इस तरह की बात होगी तो उसमें बहुत सारे विधायक भी पलट के चले आएंगे। यही डर जो है एक नाथ शिंदे को भी सता रहा है और यही डर जो है देवेंद्र फडणवीस को भी सता रहा है। जी राजीव।